इरेज करने और ये काइंडली नाम अपना चेंज करने, जो आपका सही नाम है वो यूज करें, जो भी है। इज इट? हाँ, चले। ए, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे तो नहीं कह रहे थे? वैसे मैं इसको जी रीनेम करने जा रही हूँ। जी, सेशंस में हम जरूरी है कि आप अपने रियल नेम के साथ आए। जी जी, मैंने कल भी चेंज कर दिया था, कल नहीं जो भी लास्ट हाँ, क्लास ली थी। चले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमानेंट नाम हुए। सर लाइव हो चुका है सेशन। अच्छा, चले। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज हमारा सेशन का है लास्ट डे। मैं एक मिनट, ये मुझे काइंडली हैंड रेस करके बता दें कि आज कौन कौन स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस को लेकर आया है। हैंड रेस कर दें जिन्होंने क्वेश्चंस यूएसए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है। किसी की भी नहीं है? एफआईपी, चले। उसको हम डिस्कस कर लेंगे, आपके एफआईपी को। अच्छा, तो बेसिकली मकसद ये था कि इस साल मेरा एक्सपीरियंस हुआ था यूएसए अप्लाई करने का। बल्कि मेरा नहीं, मेरे साथ एक और भी इधर सेशन में है, हमारे ही मॉडरेटर है। तो हम दोनों का एक्सपीरियंस हुआ था इस साल यूएसए अप्लाई करने का, फॉर 2024। आई गॉट एडमिशन इन 3 यूनिवर्सिटीज: यूनिवर्सिटी ऑफ निब्रास्का, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। तो उधर एडमिशन हुआ, लेकिन आई सिक्योर्ड द एडमिशन इन माय 7th सेमेस्टर। मैंने अपने 7th सेमेस्टर में एडमिशन सिक्योर किए थे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी हमारे साथ एक और सर ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मेरी फंडिंग कंफर्म नहीं हुई, सिर्फ एडमिशन हुए हैं। वो प्रोसेस में है। तो अभी हमें एक सर भी ज्वाइन करेंगे, उनके माशाल्लाह पीएचडी में एडमिशन हुए हैं 3 से 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है। तो उनके फंडिंग भी क्लियर है, वो भी आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ही विल बी इंटरेस्टेड। ठीक है, खैर। ये अभी हम थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। थिंक विल यू प्लीज शेयर योर होल प्रोसेस। जी, आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम उसके आंसर कर देंगे। एहतिशाम साहब, सर मेरा क्वेश्चन ना ये था कि हाउ टू गेट और हंट डीएल बेस्ड जॉब्स, डीएल बेस्ड या जॉब, उसके लिए। एग्जैक्टली। ये काफी अच्छा आपका क्वेश्चन है। मुझे एक मिनट देगा, मैं एक मैसेज कर दूं ग्रुप में कि और भी लोग ज्वाइन कर सकें। अच्छा, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कौन सी जॉब्स? डीप लर्निंग की जॉब्स, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा कि आपको पाकिस्तान में ये जॉब सिक्योर करनी है या इंटरनेशनली। मैं आपको एक अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं। मैं ना एक सीनियर टीचर हूँ, ठीक है। जी तो मैं पहले सीनियर पोजीशंस पे भी रही हूँ। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा 100। तो जब एक टीचर को एक जैसे लाइक मुझे किसी टूल का पता चलता है ना, तो मेरा जी, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मैं बच्चों को बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जैक्टली। आई एम वर्किंग ऑन अपवर्क, मैं बच्चों को भी गाइड करती हूँ। तो ठीक है। इफ आई कैन हंट अ जॉब फॉर माई सेल्फ, आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड, आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन अगर मैं अपने लिए एक जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब हंट कर सकूं, जॉब नॉट फ्रीलांसिंग, तो मतलब मैं फिर बच्चों को भी बता सकती हूँ, अपना भी भला अच्छा, कर सकती हूँ।
अच्छा, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आंसर कर देता हूँ इस चीज़ का। ये वेरी भी कर सकती है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल वेरी कर सकती है, लेकिन एज पर माई नॉलेज जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है ज़्यादातर, वो हो रहा है लार्ज लैंग्वेजेस मॉडल पर। ठीक है। मुझे कंप्यूटर विजन के टास्क अभी तक नहीं नज़र आ रहे, बहुत लिमिटेड है। उसके बाद जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है उसमें और भी ज़्यादा मिनिमम है। कोई अगर आप एक्सपेक्ट करें कि डीप लर्निंग का जॉब आप पाकिस्तान में हंट करनी है, तो वो उसकी रेशियो सिर्फ 1 और 2% है। हमारे एक मॉडरेटर हैं जो डीप लर्निंग की स्पेशली जॉब कर रहे हैं लाहौर में, बट उनको एक्सपीरियंस गेट करना पड़ा कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। और जो पाकिस्तान में जॉब्स हैं वो एक्सपीरियंस के बगैर वो नहीं एलोकेट करते किसी भी तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो, जहाँ तक अगर एआई की वर्ल्ड में आगे जाना है कुछ डीप लर्निंग को लेके, अच्छा सबसे बड़ा आपको पता प्रॉब्लम क्या आता है? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते कि हम मॉडल को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें। मे बी एग्जैक्टली। यू नो अबाउट इट। अगर तो हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हैं, अगर तो हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट मैम ये अच्छा, अगर तो हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें कोई ऐसा डाटा सेट मिल गया जो हम ट्रेन ही ना कर पाए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कोई इंडस्ट्री या कंपनी हो जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जिसके थ्रू आप काम करें। लेकिन अगेन वही बात कि पाकिस्तान में एक तो जॉब्स नहीं है डीप लर्निंग के रिलेट, स्पेसिफिकली डीप लर्निंग बहुत कम है। अगर तो है तो वो एक्सपीरियंस बहुत रिक्वायर कर रहे हैं। तो हम लेकिन डीप लर्निंग का फायदा दूसरी जगह क्या है? हमारा जो हमने ये सेशन स्टार्ट किया था 5 वीक्स अगो, इसमें हमारा मोटिव ये था सेशन स्टार्ट करने का कि जो प्रोफेसर्स है ना, वो आप 80% प्रोफेसर यूएसए में इमेजेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। उनकी रिसर्च, उनका जितना भी एरिया है ना रिसर्च का, वो ज्यादा से ज्यादा इमेजेस पर रिलाई कर रहा है। अगर तो आपको इमेजेस पर काम या एआई पर काम नहीं ना आता, आप उन्हें किसी तरह भी नहीं कह सकते कि मैं आपकी रिसर्च ग्रुप में बेस्ट फिट हो सकता हूँ या मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। वो अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल की डीप लर्निंग आनी चाहिए, वो आपसे बेसिक चीजें पूछते हैं। मेरे डीप लर्निंग के रिलेट 5 इंटरव्यूज हुए थे यूएसए में प्रोफेसर के साथ। उन्होंने मेरे से कोडिंग इंटरव्यूज भी लिए, उन्होंने लीड कोड के भी लिए, उन्होंने मेरे से उसके बाद ये डीप लर्निंग के भी इंटरव्यूज लिए। ठीक है। तो 80% प्रोफेसर डीप लर्निंग पर काम कर रहे हैं। तो हमारे सेशन का मकसद यही था कि हम बच्चों के इतने बेसिक्स को क्लियर करा सकें कि वो कल को किसी इंटरव्यू में जाके वो इंटरव्यू एटलीस्ट कवर करके उसको मतलब अच्छा परफॉर्म कर सके। बाकी एज योर आंसर, एआई की जॉब्स के लिए अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से मार्केट में फ्रीलांस प्रोजेक्ट ज्यादा है जॉब के बजाय, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन था। लेकिन मैंने आपका जब पहला लेक्चर सुना ना, मैंने मुझे थोड़े दिन पहले ही आपको आइडिया हुआ है। तो हम्म। उसमें भी आपने यही बातें की थी कि अमेरिकन प्रोफेसर्स को डीप लर्निंग ऑन कंप्यूटर विजन ट्रैक ना, हम्म। उसके हम्म। लोगों की जरूरत रहती है। लेकिन जैसे मुझे ये लगता है कि ये जो लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह हैं, इनमें जीपीयू वगैरह रिक्वायर्ड होता है, लोग बाय हम्म। करते हैं, मतलब इस तरह के मेरे थे कंसर्न्स। मैम लेकिन देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम मॉडल को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें। अब मैं अक्सर मॉडल ट्रेन करना होता है, मैं मॉडल को ट्रेनिंग पे लगा के भूल जाता हूँ 7-8 घंटे, या मुझे सोना होता है मैं सो जाता हूँ, या कोई और काम करना होता है तो मैं वो काम कर लेता हूँ। और इतना मेरा लैपटॉप इतना काबिल नहीं है कि वो ट्रेनिंग करते हुए और भी टास्क परफॉर्म कर सके कि मैं उसके पैरेलल कुछ और टास्क परफॉर्म कर सकूं। तो ये हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के दो ही तरीके हैं। अगर आपने डीप लर्निंग में काम करना है तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, या आप अगर अमीर है तो आप अपने जीपीयू ले सकते हैं, या आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं या अमेरिकन प्रोफेसर्स के पास चल जाएं। उनके पास तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये नहीं चाहते कि आपको बहुत ज्यादा आता हो, उनकी बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपको चले कम से कम बेसिक आते हो, कि आप आए हम्म। इधर आके कवर करके रिसर्च करने आगे। जान भाई का कोई जी, थैंक यू। जी। चलें, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। एक एक करके पूछ लें। तो हैंड रेस कर लें, मैं फिर खुद ही नाम ले लेता हूँ। चले सर, आरिफ आप पूछें।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे आप बात कर रहे हैं एआई की या डीप लर्निंग की, तो इसमें जो हम एज ए मैथमेटिशियन मैं जो इस पे काम कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसन का फॉर एग्जांपल, या कोई कैंसर मेडिसन है, तो उस पे हम क्या करते हैं कि उसको ट्रेन कर देते हैं, तो फिर वो खुद ही उसको ऑब्जर्व करता है। या इसको फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करें, मैथ में फिजिक्स की जैसे ब्रांच हम्म। है, मैथ में ठीक भी है। यूज होती है, तो उसमें भी एआई यूज होती है। तो ठीक है। उसमें हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, हमें एआई पे ग्रिप नहीं होती। हम उसको कहते तो हैं कि हमारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, क्योंकि हम उसके इंजीनियर तो नहीं होते, हम उसमें एज ए टूल यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। काम सर, हमारा वो अपना ही होता है, लेकिन हमने हाई कोर्ट का ये सेशन चलाया, ये 5 वीक सेशन चला। और आप बिलीव करें, जिस बंदे ने ये रेगुलर सेशन लिया है, वो उससे आप कोई भी कंप्यूटर विजन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना, वो मिस नहीं करेगा। ठीक है। हमने इवन उनको प्रोजेक्ट्स बनाने भी सिखाए और प्रोजेक्ट्स किए भी। अब आपकी बात का यही आंसर है, पॉसिबल यही है कि आप सेशंस को ज्वाइन करें, रेगुलरली कंसिस्टेंट होंगे किसी प्लेटफॉर्म पे। एआई को मुझे नहीं लगता ज्यादा देर लगेगी अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है। तो आई थिंक 1 महीने में आप कर सकते हैं। और अगर तो आप फिजिक्स के हैं या आप मैथ के हैं, तो एआई, आप अगर आपको एआई आती है ना, देन यू आर द गोल्डन स्टूडेंट फॉर द प्रोफेसर्स। चलिए, आप सब बैठे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक एक्सपीरियंस हुआ, हमारी एक मॉडरेटर थी बायो की। उनको एआई आती थी, उनको प्रोग्रामिंग भी आती थी। उनका जब यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुआ और वो प्रोफेसर्स कह रहे थे कि काश हमारे पास आप जैसे स्टूडेंट आ जाए हमारे डिपार्टमेंट में, तो हम लोग भी तरक्की कर लें। ठीक है। वो ये बात कह रहे थे कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट ही नहीं है जिनको एआई आती है। वो कह रहे हैं कि अब हमें जो मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ रहा है वो एआई के मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ रहा है। ठीक है। हम कंप्यूटर साइंस के बच्चों को टारगेट करते हैं, डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हम एडवांस काम कर रहे हैं, आपका काम लो है, हमने आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करना। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो कोई 20 साल पुराने मॉडल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यार, अच्छा, वो कहते हैं कि हम 20 साल मॉडल यूज कर रहे हैं। अगर हमें हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ही एआई और प्रोग्रामिंग वाले बच्चे मिलेंगे तो हम अपने मॉडल्स को डिवेल्प करके अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर, एआई इतनी जरूरी हो चुकी है आजकल के दौर में, और नॉट फॉर कंप्यूटर साइंस, बल्कि कंप्यूटर साइंस वालों को तो एक एसेंशियल थिंग है ना कि उनको एआई आती है। अगर तो कोई बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को एआई आती है ना, तो वो सोने पे एक बहुत बड़ा सुहागा है, ये आप कह सकते हैं इसको। सर जी सर, दूसरा सर आप कह रहे थे कि इमेज पे काम हो रहा है, तो इमेज पे एआई पे मतलब इमेज से वहाँ इमेज को से इंफॉर्मेशन लेना, इंक्रिप्शन या क्या चीज़ उसमें आप बात कर सर, रहे थे? ये स्पेसिफिक प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो इमेजेस पर क्या काम कर रहा है। ठीक है। कंप्यूटर विजन में वो फीचर्स डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आज का जनरेटिव एआई पर काम किया जा रहा है, जिसमें इमेजेस जनरेट करके टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोफेसर को। लेकिन अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप किसी भी फील्ड को टारगेट कर सकते हैं। ओके सर। सर सेकंड ईयर सेशन आज तो एंड क्लास थी इसकी एआई की, नेक्स्ट क्लास इसके बाद सेशन शुरू हो जाएगा, सेम टाइम इसके होता है? बाद नहीं, इसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा आज। अब दोबारा आई डोंट नो कब होगा। मेरी शायद फर्दर कमिटमेंट्स है, मैं अभी देखूंगा अपना टाइम शेड्यूल दोबारा स्टार्ट करना है कब करना है। आई डोंट नो। खैर फिलहाल रमजान में तो एंड होगा, रमजान के बाद शायद। लेकिन हमारे और भी सेशन चल रहे हैं। हमारा 7 PM पे सेशन चल रहा है जनरेटिव एआई का। और उधर बहुत अच्छे ट्रेनी हैं जो पढ़ा रहे हैं। अब आई डोंट नो कि उसकी टाइमिंग रमजान में चेंज होती है या नहीं होती। ये सर जुबैर हमारे साथ हैं। नहीं, वो चले गए। चले तो खैर, उसको आप देखिएगा, रमजान में टाइमिंग आप लोगों को मिल जाएगी सेशंस की। तो वो सेशन अभी मेरे ख्याल से चल रहा है और चलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सुबह लियाकत। अच्छा, हमारे हाँ। साथ सर तानिश भी हैं। अच्छा, 1 मिनट आप। सर तानिश भी हैं। सर तानिश ने माशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन शायद, उसमें उनका एडमिशन हुआ है, और उनके और भी काफ़ी सारे एडमिशन हुए हैं। तो वो भी आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जी, सुबह अ, लियाकत। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ना तकरीबन 1.5 मंथ हुआ है हाई कोर्ट गुरु ज्वाइन करते किए हुए ना। तो स्टार्टिंग मुझे ना डॉक्टर जफर जी ने ये कहा था कि आप अभी जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी, अब जैसे कि मैं बीएस डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, राइट। तो वो कह रहे थे कि जैसे कि आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग है, अभी एडवांस चीज़ों में ना जाओ, अभी आप पहले लीड कोड कर लो, तो फिर आप इन सब चीज़ों में आना। तो मैंने इस वजह से ना डीप लर्निंग वाला सेशन इतना मतलब ज्वाइन नहीं किया आपका, राइट। अच्छा, तो अब मैं ना तो आपको ना मैं उस एक, जी सॉरी, जी। मैं आपकी बात कट कर दी है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपको आंसर कर देता हूँ इस चीज़ का।
मेरा ना एक प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू हुआ, और वो प्रोफेसर एआई का था। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, एआई को प्रिपेयर किया, और मैं इंटरव्यू देने चला गया। उस प्रोफेसर को मैंने कहा, सर आई वांट टू गिव माय इंटरव्यू। वो उसने मुझे कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू, इफ़ यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट देन यू कैन टेल, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट द टेस्ट। अच्छा, मैंने कहा चलें सर, आप टेस्ट स्टार्ट कर लें। टेस्ट स्टार्ट हुआ और उन्होंने मुझे वर्ड की फाइल दी जिसमें 2 लीड कोड के क्वेश्चन थे। वो मुझे सॉल्व करने थे, और 20 मिनट से वीडियो मेरी ऑन थी, और वो मुझे मॉनिटर भी कर रहे थे। और उन्होंने कहा ये 2 लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 20 मिनट्स के अंदर करने हैं। जैसे ही सॉल्व हुए, उन्होंने दूसरी मेरे से कोई एआई की बात नहीं की। खैर, मैं 2 साल से हाई कोर्ट पे हूँ, तो आपको पता है जो हाई कोर्ट पे आता है सबसे पहले लीड कोड ही करता है। तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और उन्होंने मुझे ऑफर की थी रिसर्च असिस्टेंटशिप की। तो खैर, ये आपको बता दूं कि आपको जितनी मर्जी एआई आती है, आपको लीड कोड नहीं ना आती, तो वो वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं वही कर रहा हूँ अलहमदिल्ला, यानी कि हाँ डेली बेसिस के ऊपर 1 to 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तक भी चल रहा है, जी। राइट। और अब जैसे आप डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर मतलब इस पे भी काम करें, तो उसके लिए आई वाज थिंकिंग कि वो दो जो है ना वो स्पेशलाइजेशन वो काफ़ी इसमें फेमस भी हैं, मे भी आपने भी सुनी है, वो एंड्रयू एनजी की है, डीप लर्निंग डॉट एआई से ना, एक मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन और एक डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन। तो डू यू थिंक कि मुझे वो करनी चाहिए? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो 2 दिन स्टार्ट करूंगा बाद में इनकन्सिस्टेंसी वाला सीन नहीं है, मतलब मैं कंसिस्टेंट होकर से कर लूंगा। तो डू यू आप रिकमेंड कि मुझे वहां से वो चीज़ सीखनी चाहिए, वो दो आपको वो तब सर्टिफिकेशंस? करना मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपको छोटा सा आंसर कर देता हूँ। जो आपका लाइफ में फ्री टाइम है ना, जो आप कहीं बाहर घूमने या किसी और चीज में गुजारते हैं, उस टाइम में से 1 घंटा बचा के डेली वो 1 घंटा कर लिया करें बस। ठीक है, हम्म। चलें और कुछ। अगला क्वेश्चन पूछ लें, किसी का है तो। चलिए, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, ये सर जफर शाह ने गूगल समर ऑफ कोड के बारे में बात की थी अभी व्हाट्सएप चैट पे, तो आपका एआई से वो है थोड़ा ताल्लुक, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि गूगल समर ऑफ कोड में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसमें वो इस बार सेलेक्ट हुई है गूगल समर ऑफ कोड में, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो एआई से रिलेटेड हैं, जनरेटिव एआई से रिलेटेड। तो मुझे इतना इतना उनके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो अगर आप मुझे उसके बारे में गाइड कर सकें। अच्छा, सर जफर ये क्वेश्चन पूछते होते हैं। मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन सेम आपके वाला किया, और वो मुझसे एक ही क्वेश्चन आगे इन काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि गूगल और समर कोड की वजह से आप गूगल में चले जाओगे। तो नहीं, वो मैंने वो बात बिल्कुल आपकी शायद मैंने भी पहले सुनी थी, लेकिन अभी मैं जिस तरह मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो मैं लीड कोड के साथ कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि कोई एक मतलब अच्छी आप चीज आप हो जाएगी। आपका सेमेस्टर कौन सा है? मेरा अभी 6 स्टार्ट पे। अच्छा, आपको गूगल समर ऑफ कोड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 6 सेमेस्टर आपका करके आपका 7 सेमेस्टर में अमेरिका में एडमिशन अप्लाई करना चाहिए। मैंने नहीं सेवन वो सेमेस्टर मैं में एडमिशन अप्लाई किया था। नहीं वो उसके मैं लिए बिल्कुल आपको साथ साथ कर रहा आर्ट्स हूँ। भी करना पड़ेगा, जीआरई भी करना पड़ेगा। जी, नहीं अगर आप उसमें थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ फिलहाल इसके लिए। गूगल समर ऑफ कोड के लिए ये सर ही बेहतर गाइड कर सकते हैं। सर ये अच्छा, क्वेश्चन नहीं क्लियर वो कर दें। हाँ, जी। नहीं वो एआई से रिलेटेड उसका प्रोजेक्ट था, तो मैंने बोला शायद आप मुझे बता सकेंगे किस तरह उसको। अच्छा, अगर एआई आपको आती है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप कर लें। तो आप अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हैं। तो मे बी ये एक सीवी का एक खाना फिल हो जाएगा इससे। तो अगर तो आपको एआई आती है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब ठीक। बाकी जनरेटिव एआई के लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए। अगर तो आपका लैपटॉप कैपेबल है तो यू आर गुड टू गो। जहाँ तक मुझे आइडिया है, इमेज जनरेट करने के लिए जो इपोक्स लगते हैं ना, वो इतने ज्यादा हैं। और एक इमेज जनरेट करने के लिए, मतलब कि आप, मतलब पॉसिबल नहीं है हमारे लैपटॉप पे, उसके लिए जीपीयू जरूरी है, अगर तो जनरेटिव ठीक। एआई पर है तो। अच्छा, अच्छा, वैसे अगला ज़रूरी क्वेश्चन। तो ये नहीं होता सर कि मेरा मतलब क्वेश्चन था अच्छा, एक मिनट सर, ये एक। सर तकी हैदर की बात पूछ लें। अच्छा, जी सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर जॉब में अगर जो जनरेटिव एआई की है तो वो आपको कह देंगे आओ भाई मॉडल ट्रेन करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग अच्छा खासा जो है ना डॉलर्स का काम है। तो वो ऐसे नहीं होता कि हर किसी को ट्रेनिंग पकड़ा दें। तो हम्म
उसमें ये नहीं होता, वहां पे आपको जो है ना एप्लीकेशंस बनानी है। ओपन एआई ने मॉडल निकाल लिया, अभी उसी की एपीआई यूज करके उसी के ऊपर जो है ना आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है। ये ज्यादातर होता है समर ऑफ कोड के अंदर, आई थिंक। ओके, ठीक है, सर ने काफ़ी वैल्यूएबल एडिशन की है। थैंक यू सर। अच्छा जी सर, आरिफ आपका कोई क्वेश्चन अब पूछ लें आप। जी सर, मैं इसका क्वेश्चन था आइल्स का, तो मुझे समझ आ गया आइल्स का। आइल्स के बाद जी आ रही, इसमें मतलब हम फर्दर क्या कर रहे होते हैं? आइल्स जी के बाद ही जी आ रही होती सर तानिश, सर तानिश आप इसको आंसर कर देंगे? Am I audible? है? यस सर। अच्छा, मेरी आवाज़ बीच में कट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा। अच्छा, जीआरई तो जो है वो आपको आइल्स से पहले करना चाहिए, क्योंकि जीआरई में आपकी जो है वर्बल और मैथमेटिक्स दोनों कवर हो जाते हैं। तो जब आप अपना जीआरई का अच्छा स्कोर ले लेते हैं, फिर आइल्स आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि आपने अपनी वोकेबलरी की बेस इतनी बढ़ा ली होती है। तो फिर आपको राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया और स्पीकिंग हो गया, तो वो आपको बहुत इजी लगता है। तो उसके जीआरई की 3 मंथ प्रिपरेशन के बाद आपको आइल्स में मैक्सिमम 1 मंथ या 1.5 मंथ अच्छी तैयारी के लिए। और जब भी आप आइल्स जीआरई दें तो कोशिश करें फुल टाइम उस पर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मैंने जब अपना जीआरई अटेम्प्ट किया था, मेरी कोशिश होती थी कि 8 से 10 घंटे मैं जीआरई को दूं और कोई चीज़ में टच नहीं करता था। मैंने आइल्स जब दिया था तो मैं उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा था, जो कि मेरे मुझसे मिस्टेक। सर आपकी जी सर, आवाज़ अब ड्रॉप हो गई है। चलें, सर के कहने का मकसद यही है कि आपको चाहिए कि आप ना अपना जब जीआरई और आइल्स देखें, जब आप 6 सेमेस्टर में आ गए हैं ना, बल सर आप बोल रहे हैं अभी कुछ, आई थिंक, चलें। हेलो। जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब मैंने जो बोला वो कुछ भी आवाज़ नहीं है आप लोगों को? आपने बताया कि गलती हुई थी यूनिवर्सिटी में के साथ में कर रहा था। अच्छा, हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने आइल्स जब मैंने प्रिपेयर कर रहा था, उस वक्त मेरे फाइनल्स भी चल रहे थे। तो मैंने साथ साथ वो दोनों चीज़ें कर रहा था, फिर मैंने अपना आइल्स का अटेम्प्ट दिया था। लेकिन मेरा जो बैंड था वो मेरा टारगेट बैंड नहीं आया, मेरा 7 बैंड आया इन शॉर्ट। तो जब भी आप आइल्स और जीआरई कोशिश करें कि आइल्स में एटलीस्ट आपका 8 बैंड हो, क्योंकि जब आपका आइल्स में 8 बैंड होता है और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, अगर टीचर्स को समझ आ रही है, तो आपको एडमिशन के बाद आपकी टीएशिप पक्की कंफर्म हो जाती है। क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिले फिर उसके जो आपकी स्टाइपेंड मिलता है, या तो आपको टीएशिप मिलती है या तो आरएशिप मिलती है। आरएशिप अंडर प्रोफेसर होती है कि प्रोफेसर आपको फंड करे या ना करे। वो जैसे सर एहतशाम को आरएशिप की ऑफर्स हैं। अब जैसे मैं अपना केस, अगर अपनी केस की बात करूं कि मुझे अभी तक ऐसे आरएशिप की ऑफर नहीं है, तो मेरे लिए तो टीएशिप की ऑफर है अभी फिलहाल, आप ये समझे। तो जितना अच्छा बैंड होगा आपको टीएशिप भी मिल जाएगी, और जीआरई के बेस पे आपके पास ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। सर जीआरई की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? ये मंथली होता है आइल्स की तरह, या आपस में नहीं, लिंक्ड है? जीआरई की अलग है? फीस जो है ना वो $220 से। अच्छा, जीआरई जो है वो ईटीएस की वेबसाइट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। जीआरई की जो वो कंपनी बिलोंग करती है वो यूएस में करती है, और आइल्स कंडक्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूके की है। तो अगर आपको जीआरई देना है तो आपको ईटीएस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ सबको इन्फॉर्मेशन है, और वो यूएस कंपनी बिलोंग करती है। सर ये जीआरई, अगर जस्ट बंदा जीआरई करे, आइल्स ना करे, तो तो वो एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए, या आइल्स भी उसके साथ कंपलसरी होता है? चलें, मैं आंसर कर देता हूँ। आपका जीआरई के बगैर काम चल सकता है, आइल्स के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, इन जी, शॉर्ट। वही सर मैं पूछ रहा हूँ कि जीआरई फिर हम एज ए प्रैक्टिस ये एक्सेप्टेबल हमारा होता ही नहीं है जीआर कहीं पे, या जस्ट आइल्स होगा तो जीआरई कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा ऐसे? देखें, अगर तो आपका प्लान है कि आपने दोनों करनी है, फिर आप पहले जीआरई करें फिर आइल्स करें। अगर तो आपने एक करना है तो फिर दोनों में से अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो फिर आइल्स करना है। ठीक है।
तो उसमें तो आपके लिए इसमें जो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। आइल्स की अगर हम बात करें PQR में तकरीबन 60,000 इसकी रजिस्ट्रेशन बन जाती है आई थिंक। तो GRA की भी ऑलमोस्ट इतनी बन रही है, इससे कम बनती है। आई थिंक ये आप वेबसाइट पे चेक कर लें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, हारिस गफार। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी, तो उसके बाद मैं कुछ जॉब कर रहा था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है कि मैंने अब तैयारी शुरू करनी है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि पहले आइल्स और जीआरई की तरफ तवज्जो दूँ, या पहले लीड कोड के क्वेश्चन कर लूँ और साल के एंड में आइल्स या जीआरई दूँ। और मुझे एडमिशन्स का भी बता दें, क्या इसमें सिर्फ फॉल के ही एडमिशन्स होते हैं इसमें अमेरिका में, या साल में 2 बार भी एडमिशन्स ओपन होते हैं? अच्छा, अमेरिका में एडमिशन पूरे साल चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन हमारा जो टारगेटेड होता है वो फॉल होता है ऑलवेज। ठीक है, समर में भी एडमिशन होते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, वो फॉल में होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अब आपका क्वेश्चन है कि अगर तो आपने फॉल 2025 को टारगेट करना है, देन यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है, आपको अभी से जीआरई की प्रिपेयर करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, फिर आगे 2 महीनों में आपको आइट्स करना पड़ेगा। 3 से 4 महीने, मतलब ये 6 महीने का सर्कल एक बनता है इन दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, अच्छे से पूरा जोर लगा के दो चीज़ें करने का। उसके बाद फिर आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, फिर आपके प्रोफेसर्स के साथ इंटरव्यू होते हैं। आप उन इंटरव्यू में प्रोफेसर आपके साथ कोडिंग इंटरव्यूज लेते हैं, जिसमें वो लीड कोड ले सकते हैं या एआई के रिलेटेड इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर आप एडमिशन अप्लाई करते हो, फिर एडमिशन डिसीजन आता है, देन ऐसे फॉरवर्ड चलता है। तो ये 1 साल की गेम है पूरी। तो एटलीस्ट आपको 14 महीने पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है कि जीआरई करूं, आइट्स करूं या लीड कोड करूं। एक्चुअली इट इज़ रियली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं शायद सुबह 2 घंटे लीड कोड को दूं और बाकी दिन अपने टेस्ट की तैयारी करूं। नहीं सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ सॉरी सर, आपने कंप्यूटर विजन का तो बताया, तो एनएलपी का नहीं है सर? क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम एनएलपी के ऊपर है। जी, एआई, मैंने आपको बताया ना, एनएलपी पे भी काम करते हैं प्रोफेसर्स। अच्छा, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं ना, तो ये काम मिक्स हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर विजन पे जा रहे हो तो एनएलपी नहीं करना पड़ेगा। कुछ प्रोफेसर्स ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया होता है कि हम सिर्फ स्पेसिफिकली इमेजेस पे काम कर रहे हैं, और कुछ एनएलपी पे, मतलब इनकी रेशो डिवाइड होती है। गॉट इट? सॉरी सर, आपकी आवाज़ आई थिंक कट गई थी दरमियान में। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा कि एनएलपी की भी रिसर्च करते हैं प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आजकल मैंने देखा है वो इमेजेस पर ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आई डोंट थिंक कि कोई जो प्रोफेसर इमेजेस पे काम कर रहा है ना, वो क्लियर मेंशन कर देता है यस आई एम वर्किंग ऑन इमेजेस। लेकिन कुछ है प्रोफेसर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर भी काम करते हैं, कुछ क्यूरीज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना दोनों को मिक्स करते हैं। फिर वो एनएलपी भी यूज़ करते हैं, वो फिर इमेजेस को भी यूज़ करते हैं। बट आई यू कैन से डैट कि एनएलपी का भी स्कोप है, प्रोफेसर्स करते हैं इस पर काम। अब प्रोफेसर्स के बाद भी पूरी टीम होती है, ज़रूरी थोड़ी है कि अब आपको ही बुला के उसने आपसे सारे काम करवाने हैं। तो आप अगर एनएलपी के हो तो वो आपसे एनएलपी के रिलेट टास्क करवा लेगा, जो उसके पास इमेजेस के रिलेट होगा वो उससे इमेजेस के टास्क करवा लेगा। सिंपल इज डैट। किसी और का कोई क्वेश्चन? हमारे पास अभी है 20 मिनट्स। सर जैसे कि आप सर तानिश ने भी बताया कि 3 मंथ आप जीआरई की तैयारी करें, फिर उसके बाद 1 माह आइल्स की तैयारी करें। तो अभी मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे किस तरह मतलब इन चीज़ों का स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? अच्छा, अगर मैं सिक्स फॉल सेमेस्टर। 2025 को अगर मैं फॉल 2025 को टारगेट कर रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। चले, फिर तो मसला नहीं है। मैं 7 सेमेस्टर में अपने यूनिवर्सिटी नहीं गया। कुछ ज़रूरी क्लासेस थी, मैंने वही ली, और मैंने आइट्स
पर ज़्यादा फोकस किया और अपनी प्रोफेसर्स को अप्रोच करने पे ज़्यादा फोकस किया। अब ये आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तो आपका 6 सेमेस्टर है तो आपको यूनिवर्सिटी को आई थिंक लिमिटेड कर देना चाहिए। और एंड आई पर्सनली नो अबाउट योर यूनिवर्सिटी, तो इतना ज़्यादा इशू भी नहीं है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है खुद ब खुद, लेकिन दिस टाइम यू हैव टू डू जीआरई फर्स्ट। मैं सोच रहा था कि जीआरई मैं करूँ ही ना, सिर्फ आइल्स ही कर लेता हूँ, उसमें 6 बयान ले लेता हूँ, एक ही चीज कर लूँ ठीक से। सर तो ये ख्याल हमें भी आता था बल्कि बस ये प्रॉब्लम्स, मैं आपको इतना ही कहूंगा, फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अगर आप जीआरई को स्किप कर रहे हो ना, तो उसके बदले में सब्स्टिट्यूट में अगर आप रिसर्च कर सकते हो, वो उसका सब्स्टिट्यूट है जीआरई का। पब्लिकेशन, जी, पब्लिकेशन पब्लिकेशन वही रिसर्च ही रोल हो प्ले गया। कर देती है। हम्म। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना। अब मेरा एक प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू हुआ, उसने मुझे रिसर्च असिस्टेंट ऑफर कर दी, बट हम्म। जिस उस यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट जीआरई की थी और मैं वहाँ अप्लाई नहीं कर सका। वो कोई कोई होती है, जरूरी नहीं है कि सबकी सब जो है ना जीआरई ऑफर करे। सबकी सब जीआरई जो है ना पहले करती थी। कोविड के बाद से जो है ना इन्होंने क्या किया कि ये जो ऑप्शन है ये खत्म कर दिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने। कोई कोई यूनिवर्सिटीज तो कहती है कि आप एडमिशन ले लो, बाद में आके हमें आइल्स की जो है ना वो दे पैसे नहीं आए कुछ। सर आई डोंट नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है, बट मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था। पहले मास्टर्स के लिए जीआरई होता था, लेकिन मास्टर्स के लिए कोविड के बाद उन्होंने जीआरई खत्म कर दी है। जी, मैं वही इस कह रहा बात हूँ। में आपके एग्री हूँ, लेकिन हम इधर ये मास्टर्स को टारगेट नहीं, हम इधर पीएचडी को टारगेट करने की ट्राई करेंगे। पीएचडी बिल्कुल, मैं पीएचडी ही की बात कर रहा हूँ। वो अमेरिका के अंदर सारे लोग पीएचडी ही करने जाते हैं, मास्टर्स तो बहुत कम ही होंगे जो करने जाते हैं, क्योंकि हम्म। मास्टर्स की वहाँ पे इतनी जो है ना फंडिंग नहीं है। अच्छा सर, सर तानिश आप बता सकते हैं कि कितनी की रेशियो है जीआरई की, जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है अच्छा, रिक्वायर्ड? मैंने अभी तक लेट्स से अगर 8 जगह अप्लाई किया है, वहाँ पे 5 जगह मुझसे जीआरई मांगा है। तो जीआरई पहले जो कोविड की वजह से बीच में इन लोगों ने वेव कर दिया था, अब लास्ट 1 और 2 ईयर में जीआरई की रिक्वायरमेंट्स वापसी यूनिवर्सिटीज पे आना स्टार्ट हो गई हैं, जो जीआरई रिक्वायर्ड नहीं करती। आप अप्रोक्सीमेटली 40-60 कह सकते हैं कि जो जीआरई मांगती हैं और जो जीआरई नहीं मांगती। बट आपके पास जब जीआरई नहीं होता, आपके ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। और जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो आप समझे, एक पूल है, लेट्स से 1000 बच्चों का पूल है, उसमें से अगर 50 ने जीआरई दिया हुआ है, तो जो 50 जीआरई वाले हैं वो और अदर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ये 950 स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो कंपटीशन भी एक तरह से कम हो जाता है और आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीआरई हर कोई स्टूडेंट्स नहीं देते, जीआरई बहुत कम लोग देते हैं। और जीआरई देने का फायदा यही होता है कि एडमिशन कमेटी आपका स्कोर देखती है और देखती है आप कितने कमिटेड हो एक टेस्ट की तरफ, क्योंकि जीआरई टाइम रिक्वायर्ड करती है। हम्म। अच्छा, मैं इस बात में एक और ऐड कर दूं। सर तकी आपकी बात कई गुना ठीक है कि कई यूनिवर्सिटीज ने वेव दे दिया हुआ है जीआरई का, लेकिन अब प्रॉब्लम बताऊं क्या क्रिएट होती है। अब ना एक यूनिवर्सिटी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मियामी यूनिवर्सिटी है ओहायो में, ठीक है। वो जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है उधर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उधर जब एडमिशन अप्लाई करते हैं और वो भी बच्चे अप्लाई करते हैं जिनके पास जीआरई होता है, तो वो ऑलरेडी उनको सिलेक्ट करती है। हमारे एक मोटिवेटर गए हैं उधर, टीएशिप पे अभी उधर ही है, तो वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो उधर रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनके पास जीआरई था, उनको एडमिशन मिला। लेकिन एज कम्पेरेटिव बाकी जो बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा मुश्किल होती है जीआरई के बगैर एडमिशन लेने में। पर ये तो अभी होता है ना, अमेरिका के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो कुछ ना कुछ होगा। अगर आपका पेपर है ना, पब्लिकेशन है, इतना मुझे कंफर्म है कि उसका सब्स्टिट्यूट जीआरई का हो सकता है। यस। बाकी ये मैटर करता है अपॉर्चुनिटीज पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं तो मेरा पर्सनल एनालिसिस यही है कि बंदे के पास जीआरई या पब्लिकेशन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। तो पब्लिकेशन करना इधर थोड़ा मुश्किल काम है, तो जीआरई उससे ज़्यादा बेहतर है। तो इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए पीएचडी अप्लाई करने के लिए। सर 3 पब्लिकेशन इनफ है, प्लीज कंफर्म। मैटर करता है कि आपने
किस तरह की पब्लिकेशन की है, वो पाकिस्तानी वाली की है तो फिर तो 3 के आप 1000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कुछ क्वालिटी वाली की है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, या क्यू वन जर्नल में, या स्कोपस इंडेक्स, या SCI इंडेक्स में, तो वो फिर अच्छी कंसीडर की जाती है। तो सर ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को पब्लिकेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर जीआरई की तरफ जाना चाहिए? पब्लिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जीआरई की तरफ जाना चाहिए। जीआरई की तरफ वो ना जाए जिनके पास ऑलरेडी पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन की तरफ जाओगे आप और फंस जाओगे। ठीक है, तो पब्लिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जीआरई को ही पहले प्रेफर करना चाहिए। ठीक टू बी ठीक है। ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने जीआरई नहीं किया, बट मुझे उतनी ही ज्यादा मुश्किलें फेस हो रही हैं 1 साल के अंदर, 1 साल गुजारने के बाद। और आई नो अब मेरा, पहले मैं भी यही बहाने ढूंढे किसी ना किसी तरह के मैं जीआरई ना करूं, हाँ नहीं करना मैंने, और मैंने नहीं किया। तो एट द एंड मुझे अब इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं अब किसी बंदे को ये नहीं कहूंगा कि आप जीआरई ना करो। और दूसरी बात ये है कि जो बंदा रिसर्च से भाग रहा है ना, और उसको यूएस के अंदर वो PhD करता है, तो यकीन माने उसके साथ अच्छी खासी होने वाली है। क्योंकि वहाँ पे आपने 4 साल रिसर्च ही करनी है। ऐसे नहीं है कि आपसे वो कोई एप्लीकेशंस बनवाएंगे या ये वो, कोई भी नहीं। वो उनका वो प्रोजेक्ट लेते हैं प्रोफेसर, बाहर से फंडिंग मिलती है, प्रोजेक्ट ली, और वो प्रोजेक्ट ऐसे समझ लें कि कंप्लीट होता है, तो वो उस प्रोजेक्ट में से कोई कोई ना कोई पब्लिकेशन ज़रूर निकलती है। तो रिसर्च जाके आपने वहाँ पे रिसर्च ही करनी है। ठीक है सर सर। हम आई बोर्ड पे ज़्यादातर इसलिए जीआरई कहते हैं क्योंकि जीआरई में मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो है ना वो आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आता है, और हमारी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है। दूसरी बात, पब्लिकेशन एहतशाम सर वाली बात है कि करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए। लेकिन भागने का नहीं, ये आइडिया नहीं होना चाहिए कि हम जीआरई पब्लिकेशन से भाग रहे हैं। हम जा ही पब्लिकेशन की तरफ रहे हैं, एक्चुअल जो हमारा एम है PhD करना। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर तो पब्लिकेशन का ऑप्शन है और जीआरई का भी ऑप्शन है और टाइम है तो फिर दोनों करने चाहिए। ठीक दो, है। एक बंदा 2 कश्तियों में कैसे सवार होगा? अच्छा चले, खैर सर, अजहान खान आपका कोई क्वेश्चन है? ये हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? चले, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, हमारे पास है कोई 10 मिनट्स। सर एफआईबी का थोड़ा कोई गाइड कर दें, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा, किधर से उठाएं? FYP का आप वही नस्ट वाले हैं? नो सर, विचुअल यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपने FYP प्रोजेक्ट बनाना है इसमें डीप लर्निंग में? जी सर, इसी डीप लर्निंग या एआई रिलेटेड। अभी आपने डिसाइड नहीं किया? नो सर। टू बी ऑनेस्ट तो गिटहब मिल जाती हैं बहुत सारी, आप वहां से भी ले सकते हैं, कैगल पे बहुत सारी मिल जाती हैं। आप अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो सबसे पहले आप कैगल पे कोई ढूंढ लें अच्छा सा प्रोजेक्ट, और उसमें कुछ एडिशन करें और वो अपने सुपरवाइजर को बता दें कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज द बेस्ट। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि सर ये किस स्पेसिफिक डोमेन में बनाऊँ एआई की, यानी कि अगर डीप लर्निंग में भी जाना है तो एनएलपी या कंप्यूटर विजन, किस में आप जरा उस तरीके से बता आप दें आप कि इसमें मशीन जाओ, लर्निंग, इसमें आगे फायदा हो जाएगा मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई करना हो। डीप लर्निंग के लिए अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी तो नहीं प्रोवाइड करेगी, तो खैर इट्स योर प्रेफरेंस। आई थिंक आपको अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन करनी चाहिए इस बारे में। अभी तक आइडिया तो नहीं ना कोई दे सकता फाइनली प्रोजेक्ट का, ऑल राइट, ठीक है AI सर। में कोई भी कर ले। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। जी। सर मैंने बोला कि मतलब इन सब के साथ इफ वी somehow don't make it to US universities, maybe because of competition or anything else, then can we try European countries because they also have good scholarships and they also provide other benefits like airfare and travel allowances and such stuff. So should we consider them as well or Middle East side as well? देखें, वैसे तो हमारा मेन टारगेट होता है US से, बट अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको उसको अवेल करना चाहिए।
ठीक है, हमने इधर बच्चों को गाइड भी किया और बच्चों को फिनलैंड अप्लाई करवाया भी। मैंने खुद वेबिनार दिया था फिनलैंड पे, और मैंने पूरा समझाया था कि कैसे अप्लाई करना है और बताया था कितने ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। तो वी एनकरेज स्कॉलरशिप्स, बट आवर मेन प्रेफरेंस इज यूएसए। Okay, ठीक है, thank you. बेसिकली बताऊं, बंदे को ना जब जी स्ट्रगलिंग फेज पे होता है ना, उसको हर जगह अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यूएसए से कोई ऑप्शन मिल रहा है आप उधर भी अप्लाई करें, आपको यूरोप में ऑप्शन मिल रहा है आप उधर भी अप्लाई करें। जब वो ऑप्शन आपके पास आ जाए देन यू कैन डिसाइड कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। ठीक है जी सर के जफर। हम्म, जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं यूएस के प्रोफेसर्स के साथ, आप बता रहे हैं जैसे लीड कोड का उन्होंने आपसे टेस्ट लिया और एआई का टेस्ट वगैरह लिया, अगर उसका थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि लीड कोड पे किस लेवल की डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस उस पे फोकस करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स में, कि ग्राफ्स हो गया, बीएफएस डीएफएस या बैक ट्रैकिंग पे, अच्छा किस पे। और एआई के मॉडल्स में वो आपसे मॉडल्स वहाँ पे पूरा बनवाते हैं या वो ऑलरेडी कोई कोड देते हैं आपसे अमेंडमेंट करवाते हैं, किस तरीके से वो करते हैं, अगर इस पर थोड़ा सा अगर आप शेयर कर दें एक्सपीरियंस अच्छा, काइंडली। चले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, बट इसका ये मतलब ये नहीं होगा कि आपका भी प्रोफेसर आपसे वही चीज़ पूछेगा। मेरे जी जी, जितने एग्जैक्टली, जस्ट इंटरव्यूज फॉर आइडिया। जी, मेरे जितने इंटरव्यूज हुए, मैं किसी इंटरव्यू में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सका कि मुझसे आज ये क्वेश्चन होगा। मेरे लिए हर इंटरव्यू ही एक न्यू क्वेश्चन था। और मेरे यूएसए नहीं, मेरे फिनलैंड भी 2 इंटरव्यू हुए प्रोफेसर के साथ, और वहां पर भी जितने इंटरव्यूज दिए टोटली हर इंटरव्यू एक न्यू एक्सपीरियंस था। ठीक है, अच्छा, अब मेरा जो सबसे पहले इंटरव्यू मुझे याद है, उसमें वो था, उसकी रिसर्च थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर। तो उन्होंने मेरे से, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेट उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की मेरी ट्रांसक्रिप्ट को लेके, कि मेरे सब्जेक्ट्स में से पूछा कि आप क्या क्या करते हो। उन्होंने और टूल्स पूछे। फिर अच्छा, प्रोफेसर का ये मतलब नहीं होता कि वो आपको कहेंगे कि आप 100% परफॉर्म करो। ठीक है, प्रोफेसर चाह रहा होता है कि आपको आइडिया हो चीज़ों का, उसको पता है कि आपके पास टाइम है, अगर आप करने वाले बंदे हो तो आप कर लोगे। ठीक है, अब प्रोफेसर मोस्टली क्या करते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप अच्छे रिसर्च कैंडिडेट हैं, तो आप ये बुक है, आप पहले इसको पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा सा और मेरी रिसर्च के बारे क्लियर हो जाए, तो देन वी कैन कंटिन्यू। तो ऐसे करके जो चीज़ें आपको नहीं आती ना, वो फिर आपको बता देते हैं अगर उनमें आपको इंटरेस्ट होता है। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू मेरा लीड कोड का हुआ था। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं आइल्स में लगा हुआ था, खैर मैंने छोड़ा हुआ था इंटरव्यू। तो मतलब लीड कोड छोड़ा हुआ था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया था लिंक लिस्ट का और एक दिया था बाइनरी ट्री का, जिसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी भी पूछी हुई थी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी पूछी थी और कोड भी लिखने को कहा था। ठीक है, और 20 मिनट्स मुझे दिए थे और उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो वो इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद जो मेरा डीप लर्निंग का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे लेयर्स दी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये लेयर्स हैं कन्वोल्यूशन की। तो खैर उनकी मेरे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पुरानी थी, तो उन्होंने कहा ये कन्वोल्यूशन लेयर्स है, इनमें आप नॉइज ऐड करके दिखा दो कि आप नॉइज कैसे ऐड करोगे। तो बस इतना सिंपल से पूछा था। और बाकी एक और इंटरव्यू हुआ था सीएनएन के रिलेटेड, उन्होंने मुझे बोला कि एक्सप्लेन करो क्या क्या काम करते हो सीएनएन पे, कौन कौन सा मॉडल यूज़ किया है। तो ऐसे चीज़ें चली हैं। बाकी उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एक फिनलैंड इंटरव्यू हुआ, जब उन्होंने, मैं बोला टेंसर फ्लो पे काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा आपने एक्सप्लेन करो प्रोजेक्ट्स को, एक्सप्लेन करो ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज़ करते हो, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, कैसे आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो ऐसे करके इंटरव्यूज चलते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया सर्विज्म का? मुझे लगता है वो वैसे ही लीव हो गया उनका। सर मेरा हम्म क्वेश्चन था, जो आप अप्लाई कर रहे हैं अभी बैचलर्स के बाद, ये मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या पीएचडी, और हमें हंड किस चीज़ के लिए करनी चाहिए, मास्टर्स या पीएचडी, अगर हम यूएस को मास्टर्स टारगेट कर रहे हो? मास्टर्स में फंडिंग नहीं मिलती, मास्टर्स में फंडिंग लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पीएचडी में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है तो उधर फंडिंग, पीएचडी मोस्टली फुली फंडेड होती है। यहाँ तो आपको प्रोफेसर रिसर्च असिस्टेंट दे देता है या वो टीए दे देता है। तो इंशाल्लाह जब आप इसमें अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आई कोड गुरु की खासियत यही है कि ये आपको हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप के इस ईमेल का क्या जवाब देना है, इसके साथ कैसे कंट्रीब्यूट करना है, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एसओपी लिखनी है, कैसे सीवी बनानी है। तो इस चीज़ में आपको इंशाल्लाह हर चीज़ में आई कोड ग्रुप आपको हेल्प आउट करता है।
ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें 3-4 मिनट्स वाले। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, आज हमारा वैसे भी लास्ट सेशन है। अच्छा सर, वैसे आपके कितने अब तक इंटरव्यू हो चुके हैं? सर टोटल 9 इंटरव्यूज हुए हैं मेरे, वैसे तो दिए हैं किस मैंने किस जगह इंटरव्यूज। किया आपने अप्लाई? मैंने फिनलैंड, यूएसए। अच्छा, हम्म। फिनलैंड में अच्छा, यूएसए की अब तक कितनी यूनिवर्सिटीज में कर चुके हैं आप? एट द एंड इंटरव्यूज के बाद शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज हुई थी, तीनों में अप्लाई किया, तीनों में एडमिशन हो गया है, बट अभी फंडिंग चल रही है, वो अभी क्लियर करेंगे बाद में, तो कंफर्म बाद में इंटरव्यू की करेंगे। इंटरव्यू की कॉल कितनी यूनिवर्सिटीज की आई है? इंटर मैंने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू नहीं दिए, मैंने प्रोफेसर्स को इंटरव्यू दिए थे। हाँ हाँ, प्रोफेसर की उसी की बात कर रहा हूँ 5 से 6 इंटरव्यूज दिए थे यूएसए में। मैं। अच्छा, ठीक ठीक। हम्म। एक तो मेरा वैसे ही जीआरई की वजह से मेरा हम्म। ऑप्शन चला गया था, अच्छा। और एक ऑप्शन शायद मेरा कुछ आई डोंट रिमेम्बर किस वजह से गया था, बाकी 3 में अप्लाई कर लिया था, तो बाकी फिनलैंड में अप्लाई कर लिया था। हम्म। तो हमें सारे स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करने चाहिए जितने भी अच्छे हैं, जब हम मिल जाए फिर डिसाइड करना चाहिए कि इसको अवेल करना है नहीं करना। जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप तो सारे करने चाहिए, ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंट्री स्पेसिफिक हो जाते हो ना स्टार्टिंग के अंदर ही, तो आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे होते अच्छा, हो। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जी। व्हेन विल यू स्टार्ट ईमेल्स अगेन? अच्छा सर, उबैद मुझे आप, अच्छा चले, अच्छा मैं आपको एक मसला बताता हूँ, यूएसए का फायदा क्या है। अब ना, मैंने, चले मैं आप अपनी रियलिटी एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैंने अप्लाई किया फिनलैंड में, हम्म। ठीक है। अब उधर मुझे ऑप्शन मिल रहा है ट्यूशन फी वेव का, ठीक है। अब मुझे उधर प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी? सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे स्टेटमेंट की। उधर दो टाइप्स के स्कॉलरशिप है। एक है फुल ट्यूशन फी वेव, और दूसरा है ट्यूशन फी वेव विद स्टाइपेंड 5,000 यूरोज। अच्छा, अब मुझे स्टेटमेंट शो करवानी है 8,000 यूरोज की, जी। ठीक है। अब जो कि 30 से 35 लाख रुपए तकरीबन बन रहा है आज के टाइम में, वो शो करवानी है। अगर तो मुझे फिनलैंड स्कॉलरशिप मिलता है तो मैंने 3,000 यूरोज वो उसको शो करवाने हैं स्टेटमेंट के अंदर। एक पहला मसला मेरा ये पड़ गया। अब दूसरा मसला मेरे पास क्या है, वो ये है कि अब इसकी एम्बेसी दुबई में है, मुझे उसका टिकट लेके दुबई जाना पड़ेगा, दूसरा हम्म। मसला, ठीक है। अब तीसरा मसला सुने, कि उधर जाके आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़नी है, क्योंकि आपने खाना पीना रहना किराया अपने पास से देना है, वो कुछ नहीं दे रहे आपको। अगर वो 5,000 यूरो भी दे रहे हैं तो वो ईयरली दे रहे हैं, जो कि बहुत एक मिनिमम प्राइस है, ठीक है। अब आपको उधर पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़नी है। अब पार्ट टाइम जॉब उधर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है यूरोप में, ठीक है, एक पढ़े लिखे इंसान के लिए। अगर तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जैसे आप एक्सपर्ट हैं एआई के, तो आपको तो उधर रिमोट जॉब मिल सकती है, लेकिन कोई मेरे जैसा है तो उसके लिए फिर ना पार्ट टाइम जॉब्स या और जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो उधर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उधर जब और जॉब्स करनी पड़ती है ना, प्रॉब्लम होती है। अब यूएसए का क्या फ़ायदा है? अब यूएसए में मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, एम्बेसी इस्लामाबाद में है। $2,000 या इवन हमारे एक मॉडरेटर को $2,700 मिला है, बल्कि एक मॉडरेटर को $3,000 स्टाइफंड है मंथली, और एक को $2,700 मंथली स्टाइफंड है। तो अब उन्होंने क्या करना है? उन्होंने सिर्फ प्रोफेसर का ही काम करना है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपनी स्टडी पर ऑल टाइम फोकस करना है। अगर आप किसी और स्कॉलरशिप या किसी और कंट्री जाते हैं, उधर आपने स्टडी भी देखनी है, पार्ट टाइम जॉब्स तो ये, अब नहीं, आप ये क्लियर ये डिफरेंस। चीज मैटर करती है सर, ये चीज मैटर करती है क्या? मतलब ऐसे नहीं है कि हर जगह हर कंट्री के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है। जैसे चाइना है, चाइना में तो आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ी है, अच्छी खासी सीएससी की है, आंसो है, और उनकी काफ़ी सारी और गवर्नमेंट की है यूके के अंदर। यूके का तो छोड़ो, बाकी अगर कंट्रीज आप देखो तो हर कंट्री का अपना हिसाब है। ऐसे नहीं है कि मतलब हर जगह एक ही चीज़ चल रही है, ऐसे भी नहीं है। अच्छा चलें सर, खैर यूएसए के पैसे सबसे ज्यादा है स्टाइपेंड के, बाकी आपकी अपनी मर्जी से है। भी ज़्यादा सर। हाँ जी, चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वी हैव 2 मिनट्स ओनली। सर आपने अभी कहा कि मास्टर्स के लिए फंडिंग बहुत कम है, तो फिर हम अप्लाई उसकी उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करें फिर? आप पीएचडी के लिए तैयारी करें, हाई कोर्ट आपको पीएचडी पे अप्लाई करवाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन डॉक्टर आप जफर तो उस मास्टर्स के लिए भी कहते हैं कि मिल जाती है अगर आप कोशिश करें।
अच्छा, वो जो मास्टर वाला सीन है ना, वो आपका लक वाला सीन है। अगर आप समझते हैं आप बहुत ज्यादा लकी हैं और आप ट्राई कर सकते हैं, आप इसके ले सकते हैं, देन गो अहेड। सर ओके बिल्कुल कहते हैं, होती है। मास्टर्स रिसर्च बेस्ड भी जो होता है उसमें आपको फंडिंग मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी ना कंपटीशन बहुत टफ होता है। ठीक है, तो वो बात वहीं आ जाती है कि आपने तैयारी एक जैसी ही करनी है, चाहे आप मास्टर्स रिसर्च के लिए करें या पीएचडी के लिए करें। तैयारी में आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके हम्म। चले, डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड जीआरई, ये फिर अब आप इसको से यूट्यूब पे सर्च करें कि डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड जीआरई, तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। हमारा सेशन एंड हो गया है, तो अच्छा सेशन चला। हमने इस सेशन में इमेज प्रोसेसिंग को डिस्कस किया, न्यूरल नेटवर्क्स को डिस्कस किया, आर्किटेक्चर्स देखे सीएनएन के, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी किरास की। हमने काफ़ी चीज़ें देखी, हमारी प्लेलिस्ट भी है गूगल यूट्यूब आई कोड पे। तो विल सी यू, लेट्स सी कि अब दोबारा भी स्टार्ट करवा पाता हूँ या कब करवा पाता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह सही। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि इधर बच्चों को रेडी किया जाए स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि किसी से सीखना और किसी को सिखाना। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।